CGPSC, and it is basically a subject for a polity, which is a very important subject in a point of view of pre and as well as a mains. तो आज हम ये जानेंगे कि पॉलिटी जो सिस्टम है वो निकली कहाँ से बेसिकली, कि अभी हम लोग जैसे जो इंडिया में देख रहे हैं कि एज अ सिस्टम चलता है, तो पॉलिटी को हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक सिस्टम है कि किसी भी कंट्री या किसी भी इवन अगर अपने घर को हमें जो चलाना है तो हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही इतने बड़े हमको देश को चलाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, तो पहले हम जानते थे कि राजा रानी हुआ करते थे, देश में मोनार्की थी, डेमोक्रेसी कभी आई नहीं थी। तो मोनार्की में क्या होता था कि राजा हुआ, आया, पैदा हुआ, वहां पे क्या चलता था, इनहेरिटेंस चलता था कि राजा आया, वो बनाया, अपना कुछ लॉ बनाया, उसका सिस्टम बन गया। दूसरा उसका जो बेटा है वो फिर जब वो राजा बना वो भी अपना सिस्टम बनाया, एक अलग सिस्टम बन गया। बट वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी रहती तो वहां के लॉ जो है कोडिफाइड रहते हैं, वहां के एजुकेशन सिस्टम है वो जो है कोडिफाइड रहते हैं, और जो वे ऑफ लाइफ, जो वहां की इकोनॉमी है वो उस पर प्रॉपर इंटीग्रेशन रहता। पर चूंकि सिस्टम जो है हर 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर हर साल चेंज होता था, क्योंकि कभी कोई आया, कभी कोई इंपेरर बना, वो आके चेंज कर दिया, कभी कोई दूसरा आया, वो आके चेंज कर दिया, कहीं पे कुछ राइट्स हुआ, वो आके चेंज कर दिया। तो सिस्टम पे कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो उसी चीज को चेंज हुआ जब हमारा जो पॉलिटी आया। तो पॉलिटी आया तो क्या हुआ कि सबसे बेसिक चीज होता है पॉलिटी में ये कि लिखा क्या है, और पॉलिटी में लिखा क्या है और उस लिखने का जो है इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसी चीज पे पॉलिटी को क्या हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में इतने जितने भी जो कंटिनेंट है वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आया है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट पे यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एक एज अ प्रोसेस इवॉल्व हुई है। उन लोग कहीं भी कुछ भी चीज उनके बुक में नहीं लिखा गया है। जैसे हम नॉर्मल अगर आप पॉलिटी की अगर आप कुछ भी रिफर करते हैं, अगर आप वो चीज स्टार्ट करते हैं इंडिया में, अगर पर्टिकुलर जैसे आप अगर CGPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि पॉलिटी आएगा, हम एक बुक उठाएंगे, जो भी बुक हो, लक्ष्मीकांत की बुक हो या फिर DD बसु की बुक हो या फिर लुसेंट की बुक हो, जो भी बुक उठाएंगे हम क्या मिलेगा, एक बुक मिलेगा। वहां पे क्या लिखेगा, सब चीज कोडिफाइड होगा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल, वॉट एवर जो भी है, मतलब जो भी रहेगा वो हर चीज लिखा रहेगा, पर्टिकुलर सब चीज लिखे रहेगा उस पर कि ये वाला आर्टिकल इसलिए, ये वाला आर्टिकल इसलिए, आर्टिकल नंबर 1920 इसलिए, आर्टिकल नंबर 21 इसलिए, आर्टिकल नंबर 23 इसलिए। तो ये चीज हो गई क्या कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब बुक पे हर चीज लिखा हुआ है, हमको सिर्फ वहीं से जाके रिफर करना है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक सिस्टम चला 300-400 साल पहले का, वहां पास कोई आया, कोई भी रूलर आया, सपोज जॉर्ज 3 आया या जॉर्ज 4 आया यूके का, वो आया, वो कुछ सिस्टम बनाया, कुछ भी सिस्टम बनाया, सपोज की फंडामेंटल राइट निकाला। ये एज अ एग्जाम्पल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट यूनाइटेड किंगडम से नहीं आया है, तो आप इसको कभी भी रिफर मत कीजिएगा, मैं बस एक ऐसा एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि वो कैसा, मतलब इवॉल्व कैसा हुआ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा इवॉल्व हुआ। तो वो एक राजा है, वो सपोज बनाया कि फंडामेंटल राइट, तो चलो ठीक है, फंडामेंटल राइट का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो गया, कहां पे, यूके पे, तो वो एक लॉ बन गया। दूसरा कोई राजा है, वो बना दिया फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया, अब वो भी एज अ सिस्टम सक्सेस हो गया, उसका एग्जीक्यूशन बेटर हो गया, तो वो भी एक सिस्टम बन गया। तो एक एज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन यूनाइटेड किंगडम की जो, और स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी कंट्री है, वहां पे एज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ कि एक सिस्टम बना, एक जो है सिस्टम बना। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक जो है क्या हुआ, सिस्टम निकला, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान। संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जो पूरा देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इतने सारी पॉलिटिकल सिस्टम्स आई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी तो नहीं आ सकती, क्योंकि उनके भी बहुत सारे लॉज हैं,
कि उन्हें कैसे आना है। जैसे कि आप पार्टी जो है फॉर्मुलेशन हुई उनकी 2014 में, और उन्होंने एज अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम दे मेड देयर स्टेट गवर्नमेंट एट दिल्ली, इन दिल्ली। तो ये सब क्या है कि एक सिस्टम का हिस्सा है कि उन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो जीत के आ गए। लेकिन क्या वो ऐसे ही आ गए? क्या उन लोगों ने क्या मन किया कि चलो 4 लोग मिलते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और फिर वहां जाके मैं केजरीवाल जो है मैं सीएम बन जाता हूँ? तो ये सब ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है। तो एज अ सिस्टम क्या हुआ, ये सब इवॉल्व हुआ और ये सब क्या बना, लॉ बन गया। दूसरा, हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं कहा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझिए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि एक प्रोसेस फॉलो हुआ। सपोज हम सुबह उठे, नाश्ता किए, खाना खाए, नहाए धोए, शाम को घूमने गए, रात में आके सो गए। तो क्या हुआ, एक हम लोगों का क्या बन गया, ये एक हॉबीज बन गया, एक हम लोगों का क्या बन गया, ये सिस्टम बन गया। तो सिस्टम की तो हम लोग उसको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे कि भाई सुबह उठना है, नहाना है, शाम को घूमने खाना, रात को खाना खाना है। तो वैसे ही क्या हुआ, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक सिस्टम बन गया। दूसरा चीज हम लोग आते हैं यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एक रिवॉल्यूशन पे हम इसको देख सकते हैं कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन निकला कैसे और ये निकला कहां से। तो सबसे पहला इस अर्थ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए 16th सेंचुरी पे। 16th सेंचुरी पे क्या थी, यूएसए पे उन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको एक बुक पे लिखा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी आर्टिकल्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, सब चीज उन्होंने एक बुक पे लिखा, उसको हर चीज को एक कोडिफाइड किया, उसका कंपाइलेशन किया, और वो जो बुक निकला उसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। और वो द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज कोडिफाइड है, हर चीज पर्टिकुलर एक आर्टिकल पे है। हम लोगों ने कभी उसको इवॉल्व नहीं किया है। 1947 पे जब हम लोग यहां से आजाद हुए अंग्रेजों के चंगुल से, तो हम लोगों ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, एक प्रॉपर सिस्टम को हम लोगों ने उस बुक में लिखा, उस बुक को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। उसी पे हर चीज है, प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, उसको एक बुक में लिखा, और वहां पे ये सब चीज लिखा हुआ है, जहां पे हम लोग हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिराइव होते हैं। सपोज अगर ये नहीं लिखा रहता तो क्या होता कि आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम आपको यूट्यूब पे बता पा रहे हैं कि हमारे क्लास के बारे में क्या, अगर ये नहीं लिखा रहता कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन अगर बुक पे नहीं लिखा रहता, अगर वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट से किसी आर्टिकल में नहीं रहता, तो क्या हम बोल पाते, क्या आज जो इतने जो आंदोलन हो रहे हैं आज, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आज 8 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेके डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन हम टॉपिक से भटकते नहीं है, बस एक नॉर्मल है कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ वो एक सिस्टम का हिस्सा थे, वो कहीं पे तो लिखा हुआ, वो तो कैबिनेट का डिसीजन था, क्या वो एज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हो या फिर वो कहीं पे लिखा। तो यही चीज है क्या कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा मैं बता रहा था कि फंडामेंटल फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो मैं आप लोगों को बताया कि हम लोगों का क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 जनवरी 1950 को उसके कारण हम जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने। तो अब देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ जो इंडिया है वो निकला कैसे, और उसपे जितने भी जो हमारे राइट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि मोनार्की सिस्टम होती है, फिर डेमोक्रेसी सिस्टम होती है। तो हम लोग का जो डेमोक्रेसी है वो स्टार्ट किया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। लोग आए थे यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए। बट आफ्टर 1757 ऑफ वॉर ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स द मास्टर ऑफ बंगाल
and that day Bengal is a part of present day Odisha, West Bengal and Jharkhand, Bihar and present day Bangladesh. So उस टाइम का जो बंगाल था उसका उन लोग क्या बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या बन गया कि लोग मास्टर बन गया। और उस टाइम की बोलते हैं कि बंगाल की जो जितनी जो रेवेन्यू थी वो सबसे ज्यादा थी इंडिया पे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लोगों के पास जो पैसा आता है तो पावर भी आती, और जो पावर आती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो एक उन लोगों का कोशिश था कि हम लोग यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स लाए, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या था कि उन लोग एक मास्टर बन गए थे, पर थे क्या उन लोग थे एक प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी। कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन अब क्या हुआ कि देखो आज की डेट में क्या होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो जितना भी प्रॉफिट है वो ले सकती है, पर उस टाइम जो थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिलोंग्स कहां करती थी? ब्रिटेन से। तो अब ब्रिटेन का राजा भी चाहता था कि थोड़ा सा मेरे को भी पैसा मिले। तो अगर ब्रिटेन का राजा चाहता था कि उसको भी अगर पैसा मिले तो उसको कुछ रूल बनाना था। तो इसलिए सबसे पहला रूल आया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सबसे एक ऐसा पहला एक्ट था जिसके थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो इंडिया के ऊपर क्या पॉलिटिकल कंट्रोल स्टेब्लिश हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सबसे पहला स्टेप था जो कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। थोड़ा सा हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर उस टाइम पे होते थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन? राजा आदमी। राजा आदमी कहते हैं, आज की डेट पे कलेक्टर क्या होता है? जिले का राजा होता है। वैसे उस टाइम पे क्या था कि गवर्नर जनरल कहाँ का राजा होता था? उस बंगाल प्रोविंस का। ठीक है, तो उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज एलिवेटेड टू द पॉइंट दैट ही इज बिकम अ मास्टर ऑफ He was become a master of whole British provinces of India colony. तो वो इंडियन कॉलोनी का एक मास्टर बन गया। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जितने भी उस टाइम पे जो और भी जो प्रोविंसेस थी, कहाँ की? ब्रिटिश की जो प्रोविंसेस थी वो इंडिया में वो थी। एक थी आपकी मद्रास और दूसरा था बॉम्बे प्रोविंस। तो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस के भी अलग अलग गवर्नर जनरल थे, पर उन दोनों गवर्नर जनरल जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको उन लोग सब ऑर्डिनेट करने लगे। कौन? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये जो दो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, समटाइम इट वाज आस्क्ड इन CGPSC also in the 2043 it was a question from CGPSC 3 that which act from which act सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया established। पर उस टाइम सबसे कैच करने वाली बात ये थी उस पे जो हम लोगों को जो ऑप्शन दिए थे क्विट्स इंडिया एक्ट का था, चार्टर एक्ट का था, जो चारों एक्ट थे। पर उसमें जो ऑप्शन नहीं दिया था वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का। तो रेगुलेटिंग एक्ट का ऑप्शन नहीं दिया था और उसका जो आंसर आया था वो नन ऑफ द एबव आया था। वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट के अंदर कौन सा चीज इवॉल्व हुआ, क्योंकि समटाइम CGPSC हैज आस्क्ड कि पर्टिकुलर थिंग्स जब वो आती है पर वो ये नहीं बताता कि उसमें वो ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा डेट और वो एक्ट। दूसरा था क्विट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1783। तो उस पर क्या हुआ? तो जो भी फ्लॉज थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसको दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्विट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट थिंग ये है कि इट वाज द एक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो क्या होता है? दूसरा पहला चीज हम लोग जानते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली एक ट्रेडिंग बिजनेस पार्टनर कंपनी थी जिसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो उन लोगों का क्या होता था कि कुछ कमर्शियल फंक्शन भी होता था। अब दूसरा चीज क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उन लोगों को क्या हुआ कि आफ्टर
वॉर ऑफ प्लासी, उनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर भी है। तो इन दोनों को क्या होता है, अगर एक आदमी को क्या है कि सारे पावर दे दी जाए तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसका मिसयूज करेगा। तो इसलिए क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमर्शियल फंक्शन के लिए एक अलग से मेंबर बनाए और एक पॉलिटिकल फंक्शन के लिए अलग से मेंबर बनाए। तो इनको हम बोलते थे क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और इनको हम बोलते थे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो ये था, यही था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये दोनों जो फंक्शन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको अलग किया, उनको दोनों को सेपरेट किया। हम आज भी पढ़ते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये सबसे बड़ा आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन था, एक जो ये टाइप था डिसेंट्रलाइजेशन का, कि किसी भी एक आदमी को सभी पावर मत दो। तो ये जो है वो क्या किया उन्होंने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या किया कि दोनों जो पावर थी उसको क्या हुआ कि अलग कर दिया। पॉलिटिकल इनिशिएटिव था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो था चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट बेसिकली क्या है, हमारे पास 4 चार्टर है। पहला था 1793 पे, सेकेंड था 1813 पे, और थर्ड था 1833 पे, एंड द फोर्थ था 1853 पे। आप जब कोई सा भी बुक जब आप प्रिफर करोगे, मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रिफर करनी है। तो उसमें आप पढ़ोगे कि ये जो दोनों जो चार्टर एक्ट थे उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था चार्टर एक्ट में वो था 1833। तो मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि व्हाट हैज रिटन इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इट वाज अ फाइनल स्टेप टू मेक सेंट्रलाइज्ड इंडिया। अब ये क्या था कि सेंट्रलाइज क्या होता है, आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज मतलब कि किसी एक आदमी को इतना पावर दे देना कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास सारे पावर होते हैं, पर उसके साथ क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसपे क्या है कि पोर्टफोलियो बटा हुआ है कि हर कोई के पास एक अलग अलग फंक्शन है। पर ये जो सेंट्रलाइज था, इसका मतलब ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको सारी पावर दे दी गई। सारी पावर मतलब क्या, मिलिट्री पावर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी, पॉलिटिकल पावर भी, एंड द सिविल पावर भी। तो इट वाज अ फाइनल स्टेप टू मेक सेंट्रलाइज इंडिया। तो ये जो है चार्टर एक्ट 1833 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेंट्रलाइज किया गया कि तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा जो चीज जो था इस पे ये था कि जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो पहले क्या थी कि कमर्शियल फंक्शन था उसके पास क्या था, पॉलिटिकल फंक्शन, जो हम लोगों ने किसमें देखा, ईस्ट इंडिया एक्ट पे देखा। पर आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ इंडिया। तो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल फंक्शनरी बन गई, किसकी, ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया का। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों है, और दूसरी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों पड़ा। तो हम जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ, सिपाही म्यूटिनी, और फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। तो उस पे क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला कि अब इन लोग क्या कि विद्रोह पे आ गए कि लोग, इंडिया के जो पीपल है, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को पता चल गया कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी है वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए बनी है। उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, उनका सोशल एक्सप्लॉइटेशन, वो क्या होगी, बहुत गुस्सा हो गया, उन्होंने वॉर रिबेलियन कर दिया किसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यू कैन से इट एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी चीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया क्या, 1858। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस किए गए, बहुत सारे डेजिग्नेशन भी चेंजेस किए गए। जैसे कि 1857 से पहले हमारा जो मेन यहाँ का जो आदमी था वो कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यू कैन से इट एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। ये वाइसरॉय होता क्या था, बेसिकली वाइस का मतलब आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट, आज की डेट में प्रेसिडेंट, और उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते थे, वाइसरॉय। तो इसमें आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं ऐसा कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग।
ये लॉर्ड कैनिंग वही था जिसने जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था 1857 से पहले, और उसके बाद जब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 तो यही आदमी बना क्या, वायसरॉय, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पर वो हम इस क्लास में भी कवर नहीं कर रहे हैं। वो आपका जब एक पूरी जब क्लास होगी उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पर्टिकुलरली क्लास लिया जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा।